पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 11th क्लास के मैथमेटिक्स की सेट यानी समुच्चय की तीसरी वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे अंतराल को लेकर के। जो भी दर्शक नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें और लास्ट 2 वीडियोस को जरूर देख लें, तभी ये 3rd वीडियो आपको समझ में आएगी। ओके प्यारे बच्चों, इंटरवल की बात करते हैं। नंबर लाइन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। नंबर लाइन को ध्यान से देखने पर आपको उसमें 2 तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो इंटीजर्स जो कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर्स जो कि 0 से नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ चलते हैं। ओके, तो आज हम उसी नंबर लाइन को 0 से इधर पॉजिटिव इंटीजर्स i प्लस और ये इधर नेगेटिव यानी i माइनस, ये इंटीजर्स इस टाइप से चलते हैं +1 +2 +3 एटसेट्रा एटसेट्रा -1 -2 -3 एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, इन इंटरवल को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, क्या उसका रूल है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो इंटरवल क्या है ये आप सीख गए होंगे। इंटरवल किसी भी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का गैप है, उसके बीच का डिस्टेंस है, ड्यूरेशन है, उसी को हम क्या कहेंगे, इंटरवल कहेंगे, अंतराल कहेंगे। ओके, ये इसका फर्स्ट टाइप होता है बंद अंतराल, बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। एक एग्जांपल से समझिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्लोज इंटरवल को हम हमेशा जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसमें ही डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल x बिलोंग्स टू a, b। क्लोज इंटरवल बंद अंतराल का मतलब होता है कि जो उसके पॉइंट्स हैं उनकी बाउंड्री पॉइंट्स भी सम्मिलित हैं। एक एग्जांपल की तरह से मैं बात करता हूँ। मान लीजिए ये एक गली है और इसमें ये छोटे छोटे 3 मकान हैं, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3 मकान हैं। हमने मान लीजिए पहले मकान को सेल करना है। इस हाउस को जब सेल हम करेंगे तो इस सेल करने में मान लीजिए मैंने इस मालिक को ये कह दिया कि ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये इसके भी आप मालिक हो। अगर ये कभी उसका मन कराया कि मुझे तो ये वाली जो दीवार है ये तोड़नी है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो हाउस है वो लॉस में चला जाएगा, वो फिर रहने लायक नहीं बचेगा। यही बस हम यहाँ क्लोज इंटरवल में करते हैं कि क्या बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हैं या नहीं है। इसी चीज़ को हम ध्यान में रख करके इंटरवल्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला है क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल, x बिलोंग्स टू a, b, बड़े ब्रैकेट में यूज हम करेंगे। इसका मतलब यहाँ जो x की वैल्यूज होंगी वो a और b तक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल x बिलोंग्स टू 3, 4 मैंने लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है और 3 और 4 के बीच में भी हो सकती है। यानी कि अगर नंबर लाइन की मैं बात करूँ तो x की वैल्यू 3 से लेकर के और 4 तक, x इक्वल टू 3 से लेकर के 4 तक, यानी ये बाउंड्री पॉइंट्स पर भी उसकी वैल्यू हो सकती है। और अच्छे से समझ लीजिए, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, यानी इक्वल का साइन आ गया। यानी x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, यानी x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल टू 4 भी पॉसिबल है। ओके, सेकंड जो अंतराल आता है, सेकंड इंटरवल जो आता है वो आता है इसका क्लोज, सॉरी ओपन इंटरवल। सेकंड कौन सा आएगा बच्चे, बंद अंतराल, सॉरी बंद तो था ही, खुला अंतराल, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को डिनोट किया जाता है छोटे ब्रैकेट के द्वारा या इसी बड़े ब्रैकेट को और अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं जिससे दिखता है कि ओपन है। ओके, सपोज कीजिए मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू 3, 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, यानी x की वैल्यू 3 कभी नहीं हो सकती, x की वैल्यू 4 कभी नहीं हो सकती। क्या हो सकता है, x की वैल्यू 3.0001 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, 3 से आगे हो सकती है, 4 कभी नहीं हो सकती, 3.999 तक जा सकती है। ओके, या इसको यूँ लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। इक्वल का साइन नहीं आया, यानी x की वैल्यू 3 के इक्वल कभी नहीं होगी, 3 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी, चाहे वो थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी क्यों ना हो, लेकिन 3 और 4 कभी नहीं होगी। तो ये आपका रहा खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला जो इंटरवल है वो 2 तरह से बोला जाता है, या तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज, यानी अर्ध खुला
या अर्ध बंद। प्यारे बच्चों, दो वर्ड और इसके हिंदी में मिलते हैं, समृत और विवृत। बंद को कहते हैं समृत और खुला को कहते हैं विवृत। ठीक है, चलिए सेमी ओपन और सेमी क्लोज इसको कैसे दिखाते हैं। सपोज कीजिए x बिलोंग्स टू a कॉमा b और ऐसे लिखा हुआ है, तो देखो गौर से देखो, एक तरफ तो ये ब्रैकेट सही डायरेक्शन में है जैसा होता है, लेकिन एक तरफ से ये गलत डायरेक्शन में। इसका मतलब ये इधर की साइड से ओपन है और इधर की साइड से क्या है, क्लोज है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू a से बड़ी और उसके इक्वलेंट है, यानी इधर वाला बाउंड्री पॉइंट्स सम्मिलित है, लेकिन इधर वाला बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, यानी b कभी नहीं हो सकती है, x की वैल्यू b से छोटी होगी, और इधर a हो सकती है या a से बड़ी होगी। क्लियर? और समझिए इसको, x बिलोंग्स टू सेमी ओपन की बात हम कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे लगा दिया इसको, छोटा ब्रैकेट एक तरफ और 3,4 और इधर से बड़ा ब्रैकेट। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू 3 कभी नहीं होगी, 4 हो सकती है। तो कैसे लिखेंगे इसको, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, यहाँ इक्वल्स टू 4। ओके, तो ये आपने देखे अंतराल। अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं, कुछ ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, सेट पर कुछ ऑपरेशंस कैसे कैसे हो सकते हैं। ओके, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। ओके, ऑपरेशंस में दो तरह के ऑपरेशंस मेनली यूज करते हैं, एक तो यूनियन और एक इंटरसेक्शन। यूनियन को जस्ट सिंबल यूज करते हैं ये, इंटरसेक्शन के लिए जस्ट उल्टा यू। ठीक है, कैसे कैसे, पहले एक एग्जांपल लेते हैं और मैं तुरंत इसको समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ये क्वेश्चंस एनडीए और सीडीएस या एयरफोर्स एक्स-ग्रुप के कंपटीशंस में भी आते हैं, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 है, कोई सेट बी है जिसमें 2 4 एंड 6 है। ओके, तो फाइंड करना है हमको फर्स्ट ए यूनियन बी, सेकंड फाइंड करना है हमको ए इंटरसेक्शन बी। प्यारे बच्चों, यूनियन का मतलब यूनिवर्सल सेट सबको कंबाइन करना है, और इंटरसेक्शन का मतलब उसमें से कॉमन लेना है, ओवेनिस्ट लेना है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट यानी कि यूनियन बनाना है हमको, उसका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब उनको एक साथ करना है, संयुक्त करना है। तो ए और बी के अवयवों को संयुक्त करना है, यानी ए में अवयव थे 1 2 3 यूनियन 2 4 6। अब क्या करना है, ये सेट और ये सेट दोनों को एक साथ कर दीजिए, तो कर दीजिए 1 2। अब देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, दो बार कभी भी सेट के एलिमेंट को नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखते हैं। तो 1 और 2 दोनों जगह है, एक बार आ गया 3 4 6 3 4 एंड 6। देखिए इसमें 1 2 3 एलिमेंट थे, इसमें 2 4 6 एलिमेंट थे, हमको दोनों को क्या करना था, संयुक्त करना था, कंबाइन करना था। तो 1 2 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन हमको लिखना एक ही बार है, सेट के एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, बार बार रिपीट नहीं करते। 3 4 6 3 4 6 सारे के सारे एलिमेंट आ गए, इस वाले सेट के सारे एलिमेंट इसमें है, इस वाले सेट के भी सारे एलिमेंट इसमें है। ओके, तो ये आपका ए एंड बी का आंसर हो गया, दैट इज द ग्रेट आंसर। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करने जा रहे हैं, 1 2 3 और बी में भी क्या था 2 4 6, उनके क्या लेने हैं, कॉमन लेने हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों में होगा, इंटरसेक्शन 2 4 6, इस सेट में भी जो एलिमेंट हो और इस सेट में भी जो एलिमेंट हो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इस सेट में हमको दिख रहा है 2 है और इस सेट में भी हमको दिख रहा है 2 है, क्या और कोई ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा है जो इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो? नहीं, केवल 2 ही दिख रहा है। तो ये 2 और ये 2, इसको ही उठा लेंगे बस कॉमन, और उसको रख देंगे ले जाकर के एक सेट में। ये आपका इंटरसेक्शन है क्या, ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई 2। ओके, ये भी एक आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सीखे क्या ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इस सारी चीज को सीखेंगे वेन डायग्राम से, और फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, चलिए वेन डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये रीजनिंग जैसा जो सब्जेक्ट आता है उसमें भी आते हैं। ठीक है, ये आप क्वेश्चंस को जब आप समझेंगे तो आपको इंटरेस्ट तो आएगा ही, साथ ही साथ कंपटीशन लेवल की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले मैं दो एक बातों को आपको समझाता हूँ। अभी हमने डिस्कस किया ए इंटरसेक्शन बी और डिस्कस किया ए यूनियन बी। वेन आरेख होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। वेन आरेख एक चित्रों के द्वारा
की गई परिकल्पना है जिससे हम समस्याओं को हल करते हैं। मान लीजिए ये जो गोल घेरा है ये ए वाली वस्तुओं का है और ये जो गोल घेरा है ये बी वाली वस्तुओं का है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें एक पार्ट ऐसा है जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। कौन सा वाला पोर्शन है? वो ये वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन है ये ए वाले गोल घेरे में भी है और बी वाले गोल घेरे में भी है। यही जो पोर्शन, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन है ये ए और बी का कॉमन है। ए और बी का क्या है? कॉमन है। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ओके प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा? ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अब अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी की, तो ये पूरा पोर्शन, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सारा पोर्शन क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये ए यूनियन बी कहलाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसकी सहायता से इसको समझने का प्रयास करें। अभी जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा था, मैं पहले वही वाला क्वेश्चन लेता हूँ। सेट ए में एलिमेंट थे 1 2 3, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा बेटा, मैथमेटिक्स पढ़ने में राइटिंग को नहीं देखते। बी 2 4 6, ओके। तो मैं वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम में सॉल्व करते हैं। ए और ये बी। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3। तो देखिए मैंने लिखा 2 यहाँ लिखा है क्योंकि दोनों में आ रहा है, और ये 1 और ये 3। 1 2 3 ए में एलिमेंट हो गए 1 2 3। 2 4 6, 2 4 6। बी में एलिमेंट हो गए 2 4 6। देखिए क्लियर हुआ? 1 2 3 ये 4 6, ये सारा पोर्शन मिलाकर के क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। अगर मैं आपसे पूछूं ए यूनियन बी में एलिमेंट बताइए तो क्या बोलेंगे आप? 1 2 3 4 6, ओके। साथ ही साथ में अगर आपसे कोई ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये ब्लू वाला, ब्लू कलर का जो होगा वो क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। उसमें कौन एलिमेंट है? 2। तो ये देखिए वेन डायग्राम से हमने आंसर फाइंड कर लिया। अभी एक तो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे कंडीशन में आते हैं वो भी हम लेते हैं। चलिए वहां तक पहुंचने से पहले आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ना पड़ेगा और कुछ थ्योरम्स को भी देखना पड़ेगा, ओके। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये जान लीजिए। ए डैश को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या सी कहते हैं। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस कर देना, उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है या डैश कहलाता है, उसका पूरक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यू माइनस ए फॉर्मूले के रूप में कह सकते हैं। वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है और ये आपका ए है। क्या है? ए। तो ये जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ जो पार्ट बचा है ये क्या कहलाएगा? ये ए डैश पार्ट कहलाएगा। ए डैश का मतलब ए का नहीं है। ए डैश का मतलब ए का नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कहीं x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब x एलिमेंट सेट ए में है, और इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए डैश का मतलब x एलिमेंट ए डैश में है। ए डैश में है का मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर कोई चीज x ए डैश में है तो वो x चीज ए में नहीं होगी। यानी कोई चीज अगर यहाँ है तो वो यहाँ नहीं होगी, और कोई चीज यहाँ है तो वो जो एक्सटर्नल चीज है उसमें नहीं होगी। क्लियर वाली बात? इसी को हम यहाँ सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट में यहाँ सीखेंगे। फॉर्मूला हमने देखा होगा। सपोज कीजिए मेरे पास कोई ए सेट है 1 2 3, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। तो मुझे फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट या ए का डैश। तो सिंपल सी बात है, बस u माइनस ए करना है, u माइनस ए। तो u माइनस ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि ये कट जाएंगे। बाकी को कौन बचा? 4 5 6। कौन बचा? 4 5 6। u माइनस ए में 4 5 6, ओके। बाकी इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं सेट का वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस में ले रहा हूँ जिससे आप वेन डायग्राम को सीखेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस में उसको यूज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को समझिएगा। कुछ जानवर हैं, ठीक है। 8 शाकाहारी हैं, ठीक है, और 9 सर्वाहारी हैं, ठीक है, और 3 सर्वाहारी हैं
और 9 जो है वो मांसाहारी है। ठीक है, ये मैंने एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए। कुछ जानवर हैं हमारे पास, उनमें से 8 कैसे हैं शाकाहारी हैं, 3 कैसे हैं सर्वाहारी हैं और 9 कैसे हैं मांसाहारी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो मैं 9 मांसाहारी जानवरों की बात कर रहा हूँ, क्या उसमें ये 3 सर्वाहारी जानवर नहीं आगे होंगे? आगे होंगे। ऐसे 8 जो शाकाहारी हैं उसमें भी तो ये 3 सर्वाहारी आगे होंगे, क्योंकि वो भी शाकाहारी में काउंट किए जा रहे होंगे। क्लियर नहीं आ रही बात? या इसको यूं ना समझ करके और अच्छे से समझिए। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ये शायद आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, क्योंकि आप कहोगे कि जो सर्वाहारी है वो शाकाहारी कैसे हो जाएगा, या जो शाकाहारी है वो सॉरी सर्वाहारी है वो मांसाहारी कैसे हो जाएगा। कुछ और ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, अखबार ले लेते हैं। ठीक है, 7 लोग जो हैं वो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, और 10 लोग जो हैं वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। ओके, देखो मैंने हिंदी को इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश को हिंदी में लिखा है। ओके, और 3 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में इन 10 लोगों में जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, क्या वो 3 लोग भी काउंट नहीं किए गए हैं? क्योंकि वो तो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ऐसे ही वो 3 लोग इन 7 लोगों में भी काउंट है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे वेन डायग्राम की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो देखो कैसे करूंगा, और फॉर्मूले की तरह से करूंगा तो भी कैसे करूंगा। सबसे पहले फॉर्मूले को जान लेते हैं, फिर हम वेन डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी एक साथ संयुक्त रूप से, इक्वल्स टू एन ए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए। ठीक है, आप देखिए जरा, मैं अगर ए को हिंदी वाले मान लूं तो 7 लोग हैं जो हिंदी वाले हैं, और अंग्रेजी पढ़ने वाले 10 लोग हैं, और दोनों लोग इंटरसेक्शन, दोनों का मतलब कॉमन, 3 लोग कॉमन है जो हिंदी में भी हैं और अंग्रेजी वाले में भी, -3। तो ये 17 - 3 14, यानी कि टोटल लोग तो वास्तव में 14 पीपल हैं। 14 लोगों की बात की जा रही है, जिनमें से 7 हिंदी पढ़ने वाले हैं, 10 अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, और 3 लोग कैसे हैं, हिंदी व अंग्रेजी दोनों पढ़ने वाले हैं। ओके, इसी बात को हम यहाँ कैसे लिखेंगे, इस बात को समझिएगा। मैंने क्या बनाया, हिंदी वाला एक ब्लॉक और इंग्लिश वाला एक ब्लॉक। 3 लोग सबसे पहले हम यहाँ फिल कर देंगे, 3 लोग हम कॉमन में फिल कर देंगे जो कॉमन है। अब हिंदी वाले लोग कितने हैं, 7 लोग थे। हिंदी वाले लोग कितने हैं, 7 लोग थे। 3 जब यहाँ फिल हो चुके हैं तो यहाँ कितने बचेंगे, 4। इसका मतलब देखो, अब हिंदी वाले गोले में 7 लोग हैं क्या, हैं। ऐसे ही इंग्लिश वाले लोग कितने थे, 10। 3 लोग यहाँ हो चुके हैं, कितने बचे, 7। वेन डायग्राम इसीलिए इंटरेस्टिंग है, यहाँ आप केवल एक बात पता कर पाए कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 14। लेकिन अभी और भी अगर क्वेश्चंस में पूछी जाएगी जानकारी तो आप इससे आंसर नहीं दे पाएंगे। वेन डायग्राम से सारे आंसर आप दे पाएंगे। कैसे आंसर दे पाएंगे, पहला, कुल लोगों की संख्या बताइए, तो वो आपने तुरंत बता दिया, सारे टोटल कर लीजिए, 7 और 3 10 और 4 14। वेन डायग्राम से एक बार में आंसर। सेकंड, केवल हिंदी पढ़ने वाले लोग बताइए, केवल हिंदी पढ़ने वाले, केवल हिंदी, इंग्लिश में नहीं जाएंगे, केवल हिंदी में, 4 हो गए। थर्ड, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले लोग बताइए, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले लोग, केवल इंग्लिश, 7। दोनों पढ़ने वाले लोग बताइए, तो दोनों तो क्वेश्चन में गिवन थे, दोनों पढ़ने वाले लोग कितने हो जाएंगे, 3 पीपल हो जाएंगे। तो एक वेन डायग्राम से आप पूरे क्वेश्चन के बारे में कई सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उस पर 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ही सरल और आसान हो जाता है। आगे वाली वीडियोस में हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन पार्ट को भी देखेंगे, और सेट की 4th वीडियो में इसका ऑलमोस्ट चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के पास, यूँ ही चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।